हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबसे एजुकेशन में। हम लोग यूपीपीसीएस के लिए आरओ के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट पे पड़ी हुई है चैनल पे, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। टेस्ट नंबर 1 पूरा हिस्ट्री का था। ठीक है, और टेस्ट नंबर 2 ये पूरा ज्योग्राफी का है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। काफ़ी इसमें मैपिंग वाले क्वेश्चन है ना, तो मैपिंग के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं, वो भी देख लेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोगों ने दृष्टि यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, काफ़ी दिन पहले। उसको भी आप लोग देख लेना, जो जिन्होंने नहीं देखी हो वो हेल्प करेगा आरओ के लिए भी। ठीक है, वो भी सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए। मैं इंग्लिश के टर्म्स जो हैं ज्योग्राफी के, इंग्लिश वाले टर्म्स हैं वो मैं साथ में लिखता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश मीडियम वालों को। ठीक है, उससे परेशान मत होइए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एटमॉस्फेयर की स्थिर गैस नहीं है। स्थिर गैस यानी स्टेबल गैस के बारे में पूछा है। आप लोग स्टेबल गैस से क्या समझ रहे हैं, स्टेबिलिटी से क्या समझ रहे हैं? आप लोग यही समझ रहे होंगे कि जितना भी एटमॉस्फेयर में किसी गैस का प्रोपोर्शन है, ठीक है, प्रोपोर्शन है, वो कम नहीं होता होगा या फिर ज़्यादा नहीं होता होगा, या फिर यदि चेंज आता भी होगा तो बहुत माइन्यूट होता होगा। ठीक है, और ऐसा कब होता है किसी गैस में, जब उसका पार्टिसिपेशन या प्रोपोर्शन ना तो कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, या फिर हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है। ऐसा कब होता है? जब वो नॉन रिएक्टिव रहे गैस। ठीक है, जब वो गैस नॉन रिएक्टिव रहे, यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। इतना क्लियर? अगर रिएक्शन करेगी कोई गैस, केमिकल रिएक्शन यदि किसी गैस का हो रहा है, तो फिर वो गैस नहीं रह जाएगी ना, उसका स्वरूप बदल जाएगा। तो फिर उस गैस का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, या फिर प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। ठीक है, यदि एटमॉस्फेयर में कोई गैस बहुत ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो तो ना तो घट रही ना बढ़ रही, यानी वो स्टेबल है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बारे में आपने कभी सोचा कि ये 71% इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में क्यों है? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैस है। ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैस है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, करती भी है तो बहुत कम एक्सटेंट में, बहुत कम एक्सटेंट में। इतना क्लियर है? यहाँ पे नहीं पूछा है। तो स्टेबल गैस कौन नहीं रहेगी? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, या फिर जो रिएक्टिव गैस रहेगी वो स्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाईली रिएक्टिव गैस है। ठीक है, तो ये स्टेबल गैस नहीं है। ठीक है, स्टेबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आर्गन तो आपको पता है, आर्गन तो नोबल गैस में आती है। नोबल गैस ऑब्वियसली ये तो अक्रिय गैस है ना, समझ में आया? ठीक है, ऑक्सीजन भी रिएक्टिव गैस है, लेकिन उतना नहीं है जितना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपका 30 सेकंड 40 सेकंड और लूँगा, जिनको नहीं देखना है वो स्किप कर देना। ठीक है, 30-40 सेकंड। आपको पता है कि हर एक चीज़ एटम से बनी है। ठीक है, एटम से बनी है। अगर कोई गैस है तो गैस में भी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। जब भी कोई एटम किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या रिएक्ट करता है, ठीक है, या रिएक्ट करता है, तो एटम अपनी आउटर सेल को भरना चाहता है। ठीक है, किससे? इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। ठीक है, यानी एटम को यदि रिएक्शन करेगा, रिएक्ट कर रहा है, तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा होगा। ठीक है, शेयरिंग हो रहा होगा। इतना क्लियर? जब ये तीन चीज़ें होती हैं तब हम बोलते हैं कि कोई एटम रिएक्ट कर रहा है। ठीक, और आपने जो ये यहाँ पे इनर्ट गैस पढ़ी है, नोबल गैस है। नोबल गैस में क्या है कि नोबल गैस में जितनी भी गैस हैं उनके जो एटम है वो ऑलरेडी उनका जो आउटर सेल है वो ऑलरेडी फुल है। ठीक है, ऑलरेडी फुल है, उनको ज़रूरत नहीं है ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ना ही लूज़ करने की, ना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। ठीक है, उनका ऑटोमेटिकली आउटर सेल फुल है। ठीक है, इसलिए वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक है, इसलिए वो अक्रिय हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक, यानी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, या फिर स्टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड में ये चीज़ बहुत हो रहा होगा। ठीक है, गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का यह भी चल रहा होगा बहुत ज़्यादा। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कीजिए। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों को स्पर्श करती है? बॉर्डर पूछ रहा है। ठीक है, विक्टोरिया झील लोकेटेड किस किस देशों में, ये पूछ रहा है। जल्दी से हम इसको मैप पे देख लेते हैं। ठीक, आ जाइए मैप पे, आ जाइए जल्दी से। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैंने मैप खोला है वो। ठीक है, चलिए विक्टोरिया लेक पे चलते हैं। मैं फुल जूम कर दे रहा हूँ। लेक विक्टोरिया दिख रही, मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देश कौन कौन से दिख रहा है आपको? ये कीनिया दिख रहा। ठीक है, और आपको ये युगांडा दिख रहा, और ये तंजानिया दिख रहा। 3 देश दिखे। ठीक है, क्लियर है ना? दिख रहा है, यानी युगांडा, कीनिया और तंजानिया। ठीक, चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आपने क्या क्या देखा? आपने युगांडा देखा, आपने कीनिया देखा, आपने तंजानिया देखा। साउथ सूडान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 4 हो जाएगा आंसर। ठीक, क्लियर? 1 2 4। और विक्टोरिया लेक के बारे में क्या जानते हैं? ये सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है कौन सी है? सुपीरियर लेक है। ठीक है, सुपीरियर लेक, ये कहाँ पे? यूएसए की। उसके बाद सेकंड पोजीशन, उसके बाद द्वितीय स्थान रखती है विक्टोरिया लेक। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक में। ठीक, चलिए चलें आगे चलें। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन 2 देशों को अलग करता है? आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, स्ट्रेट यानी जलडमरू। जलडमरू, डमरू मतलब समझ रहे हैं ना? ऐसे। ठीक है, ऐसे एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी 1 है, ये वाटर बॉडी 2 है। ठीक, ये 2 है, और ये जो पतली सी स्ट्रिप दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक,
स्ट्रेट, यानी आपने क्या सीखा स्ट्रेट में, ये दो वाटर बॉडी को जोड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे भूमि भाग भी होगा, ऐसे कहीं भूमि भाग भी होगा, लैंड पार्ट भी होगा, ठीक है। तो लैंड पार्ट के साथ क्या हो रहा, ये हम स्ट्रेट के दो काम यहाँ पे सीख लिए, ठीक है। दो वाटर बॉडी को ये जोड़ रही हैं, ऐड कर रही हैं, ठीक है। और दो लैंड पार्ट को क्या कर रही हैं, अलग कर रही हैं, सेपरेट कर रही हैं, ठीक है। सेपरेट हो रहा है ना लैंड पार्ट। चलिए आ जाइए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे हम लोग चलते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऊपर आपको यूरोप का एक कंट्री दिख रहा है, स्पेन, ठीक है। ये मोरक्को है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री, और ये यूरोप की कंट्री है स्पेन, ठीक है। आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये लिखा हुआ दिख रहा, यानी ये जो रास्ता है, ये कौन सा सागर है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। और ये कौन सा सागर है, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन सी। और इस सागर से इस सागर में जाने के लिए ये रास्ता है, इसी रास्ते को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक। तो आपने देखा होगा इस वाटर बॉडी को इस वाटर बॉडी से किसकी सहायता से जोड़ा जा रहा, इस पानी के पतले चैनल के द्वारा, ठीक है। स्ट्रेट को आप पतला चैनल भी बोल सकते हो, पानी की एक पतली धारा, पतली मतलब बहुत पतली नहीं रहती है, कई किलोमीटर चौड़ी हो सकती है, ठीक। और अगर लैंड पार्ट की बात करें तो स्पेन को और मोरक्को जो भूमि भाग है इनको अलग कर रही है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में कहाँ लिखे हैं, डी ऑप्शन में लिखे हैं, मोरक्को और स्पेन, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही जल डमरू का अपोजिट होता है भूमि संधि, ठीक है, भूमि संधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्थूमस, ठीक है, स्थूमस। चौथा देखिए, भूकंप आने से पहले, भूकंप यानी अर्थक्वेक आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अर्थक्वेक कैसे आते हैं आपको पता है, यहाँ पे कौन सा थ्योरी काम करती है, प्लेट टेक्टोनिक वाली, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी वाली। एक प्लेट है, ठीक है, ये दूसरी प्लेट है, ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे जो देश बैठे होते हैं वहाँ पे तबाही मची रहती है भूकंप की, ठीक है, क्योंकि इनमें कंप्रेशन और टेंशन वगैरह होता रहता है, ठीक है। वो आपने पढ़ा होगा बॉर्डर में, प्लेट के किनारे वगैरह चैप्टर पढ़ा है ना, प्लेट किनारे वगैरह। चलिए, वो यहाँ पे अभी इतना समय नहीं है कि सारा डिस्कस करें। देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ ने ये यहाँ पे पाया है, उनकी जो फाइंडिंग्स रही है, अर्थ क्रस्ट जो है और अर्थक्वेक के ड्यूरिंग होता क्या है कि इनमें जो कैविटी हैं, छोटी छोटी कैविटी समझ रहे हैं, कैविटी क्रैक्स, इन क्रैक्स से रेडॉन गैस रिलीज होती है, ठीक है। यानी ये प्रायर इंडिकेशन भी होता है अर्थक्वेक का, प्रायर इंडिकेशन, ये समझ रहे हैं ना। यदि रेडॉन गैस की मात्रा ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम फ्रेम में अगर इंक्रीज़ हुई है तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना है, ठीक। और ये रेडॉन गैस जो है वो इन कैविटी से या क्रैक से निकल कैसे रही है, मतलब पृथ्वी के अंदर से निकल रही है। तो पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है जहाँ से रेडॉन गैस निकल रही है, वहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, इनका ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ठीक है। तो रेडॉन गैस रिलीज होती है, ठीक। तो आंसर हो गया ए, ठीक है। चलिए आगे करिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बल, अंतर्जात बलों को बोलते हैं। वहाँ पे इंग्लिश वाले वर्जन में यहाँ पे अंतर्जात नहीं है, ठीक है, वहाँ पे गलत ट्रांसलेशन कर दिया, मैं यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं हिंदी में यहाँ पे बहिर्जात लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बहिर्जात बल। मैं इंग्लिश बता दे रहा हूँ दोनों का। बहिर्जात को बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ये ज्योग्राफी वाला टर्म नहीं है। बहिर्जात बल को ज्योग्राफी की भाषा में यहाँ पे लिखा रहता है एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स। और अंतर्जात बल को बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। अंतर्जात से समझ में आ रहा होगा कि कुछ अंदर वाली चीज़, ठीक है। बहिर्जात से समझ में आ रहा है एक्सटर्नल यानी बाहरी वाली चीज़। यानी एंडोजेनिक फोर्स या अंतर्जात बल वो बल होते हैं जो पृथ्वी के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। और पृथ्वी के बाहर जो बल कार्य करें, फोर्स काम करें, उन्हें बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स या फिर बहिर्जात बल। तो अब आप लोग बताइए कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या हलचल होती है। जो आप टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ते हैं, इनमें जो मूवमेंट हो रहा है, इनमें जो कंप्रेशन हो रहा है, जो इनमें टेंशन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, पृथ्वी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक वाला ये जो फोर्स है वो किससे जनरेट हो रहा है, अंतर्जात बलों से, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक से आप समझते हैं कि क्या आता है, भूकंप आता है, ठीक है, भूकंप आता है। और क्या आता है, सुनामी आता है, ठीक है, सुनामी। पहाड़ों का निर्माण होता है, फोल्ड माउंटेन बनते हैं, ठीक है, फॉल्ट माउंटेन्स बनते हैं। और ये सब पृथ्वी के अंदर एक्टिव फोर्सेस के कारण होता है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि भूकंप, सुनामी और ये एंडोजेनिक फोर्स के कारण हो रहा है या फिर अंतर्जात बलों के कारण हो रहा है, ठीक है। यानी आपने एक फोल्ड माउंटेन बना दिया, किससे, अंतर्जात बल से, या फिर एंडोजेनिक फोर्स से आपने एक फोल्ड माउंटेन बना दिया। तो पहाड़ निर्माण जो है वो तो एंडोजेनिक फोर्स प्रोसेस हो गया, ठीक। अभी पहाड़ हैं, अब यहाँ पे बाहर से हवा तो चल रही है, उनका इरोजन भी तो हो रहा है, उनका वेदरिंग भी तो हो रहा है, अपक्षय अपरदन भी तो हो रहा है। तो ये सब कहाँ एक्टिव है, पृथ्वी के बाहर एक्टिव है। यानी इरोजन, वेदरिंग, ये सब क्या है, ये एंडोजेनिक फोर्स में आ जाएंगे, एक्सोजेनिक फोर्स में आ जाएंगे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स में आ जाएंगे। नदी बहती हुई आ रही है, कटान कर रही है, मिट्टी का कटान कर रही है, तो ये कौन सा फोर्स यहाँ पर ड्राइव हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स, समझ में आया। तो बहता हुआ जल के कारण जो अपरदन और अपक्षय होता है वो भी किसका उदाहरण है, एक्सोजेनिक फोर्स का।
समझ में आया? तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे तो फिलहाल ये काट दे रहा हूँ क्योंकि अंतर्जात बल नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में बहिर्जात बल लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में सही है, ठीक है। यहाँ पे आप भूकंप, सुनामी और ये फोल्ड माउंटेन्स या फिर ये आपके फॉल्ट माउंटेन्स, इनके साथ एक चीज़ और जोड़ लीजिए, वोल्केनो। वोल्केनो की एक्टिविटी कहाँ हो रही है? अंदर होती है, ठीक है। अंदर से मैग्मा आके बाहर लावा बनता है, ठीक है, फिर उससे फिर चट्टानें बनती है, अग्नि चट्टानें बनती हैं। तो अग्नि चट्टानों का फॉर्मेशन किसके कारण हुआ है? एंडोजेनिक फोर्स के कारण, ठीक है, एंडोजेनिक अंतर्जात बलों के कारण। तो अब यहाँ पे कर लेंगे ना। तो भूकंप कैसा उदाहरण है? आपने पढ़ा भी, एंडोजेनिक, ठीक है। ये ओशियनिक करंट जो हैं ये बताइए, ये एक्सोजेनिक हैं, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया आपने पढ़ा भी, एंडोजेनिक हैं, ठीक है। पटल विरूपणी बल यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफॉर्मिना फोर्सेस ऑफ क्रस्ट, ठीक। पटल विरूपणी बल यानी क्या हो जाएगा? क्रस्ट में यदि बहुत बड़ा फॉर्मेशन हो रहा है या बहुत बड़ा लॉस हो रहा है तो ये बल कहाँ से जनरेट हो रहा होगा? ये बाहर का तो बल होगा नहीं, ये अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बल होगा जो क्रस्ट में डिफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये भी एंडोजेनिक हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देख लेना, एंडो यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा हो गया एंडो और चौथा भी एंडो हो गया, ठीक। सी ऑप्शन जो है वो एक्सोजेनिक है, ठीक है। तो अब इसको मिलाते रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। यहाँ पे हिंदी वाले में तो लिखा अंतर्जात बलों का उदाहरण नहीं है और इंग्लिश वाले में ये लिखा है कि बहिर्जात बलों का उदाहरण जो नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने तो यहाँ पे देख लिया ना कि कौन किसका है, खत्म। चलिए ठीक, छठवां कीजिए। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में हम लोग को बताना है। भूकंप तरंग यानी अर्थक्वेक वेव्स जो है उनके बारे में बताना है। हम लोग इनको पढ़ते रहते हैं। ये 3 तरह की होती हैं, पी टाइप वेव्स, ठीक है, एस टाइप वेव्स, और तीसरी होती है सरफेस वेव, ठीक है, सरफेस वेव। पी को बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, सेकंड को बोलते हैं सेकेंडरी वेव, ठीक है, और सरफेस को सरफेस बोलते हैं। इसके क्वेश्चन हमेशा कोडिंग में आते हैं, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट हम लोगों को हर वेव के बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले पी वेव को पकड़ लो। पी वेव यानी ये प्राइमरी है। प्राइमरी इनको क्यों बोला जाता? क्योंकि ये प्रमुख हैं तो सब कुछ इनका अच्छा ही होगा। जैसे तीनों मीडियम में ट्रैवल कर लेती हैं। तीनों मीडियम कौन कौन से? ये सॉलिड में भी भाग लेती हैं, ठीक है, ये लिक्विड में भी भाग लेती हैं, ये गैस मीडियम में भी भाग लेती हैं, ठीक है। तो एक खास बात हुई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पी वेव्स पृथ्वी के अंदर भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है, पी वेव्स। यदि कोई भूकंप वाला स्थान यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से भूकंप जनरेट हुआ, उत्पन्न हुआ, यहाँ पे कोई आपने यंत्र लगा दिया जिसे सीस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले वेव पहुँचेगी वो सबसे पहले पी पहुँचेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने क्या सीखा कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पी वेव्स की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोगों ने ये सीखा कि तीनों मीडियम में ट्रैवल कर लेती हैं। दूसरा पॉइंट पी वेव में हम लोगों ने क्या सीखा? इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एस वेव की 60% ज़्यादा होती है, यानी 160% ऑफ एस वेव्स, ठीक है, एस वेव्स इनकी स्पीड होती है। इसका मतलब क्या हो गया? 60% ज़्यादा, ठीक है, 60% ज़्यादा स्पीड होती है पी वेव्स की एस वेव से। दूसरी वेव है सेकेंडरी वेव, ठीक है। एस वेव को सरफेस वेव मत समझना, ठीक है। एस वेव का मतलब है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव के बारे में आप अभी देख लिया कि प्राइमरी वेव की स्पीड 60% ज़्यादा है एस वेव से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 60% स्पीड इनकी कम है पी वेव से, ये भी तो बोल सकते हैं। और इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या है? ये केवल और केवल ट्रैवल कर सकती हैं सॉलिड मीडियम में, ठीक है, सॉलिड मीडियम में, ठोस पदार्थ में ये ट्रैवल करती हैं बस। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर एस जो वेव्स हैं वो कहीं कहीं तो ट्रैवल कर लेंगी, लेकिन जहाँ पे भी लिक्विड मीडियम आएगा वो वहाँ से टर्न हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ से वो कर्व ले लेंगी और फिर जहाँ से फिर सॉलिड स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो वहाँ से ट्रैवल करने लगेंगी, ठीक है। तीसरी वेव है सरफेस वेव, ठीक है, सरफेस वेव। तो सरफेस से समझ में आ रहा है, पृथ्वी की ये सरफेस पे ट्रैवल करती हैं बस, ठीक है, पृथ्वी की सरफेस पर ट्रैवल करती है। इनका अंदर से, पृथ्वी के अंदर से कोई मतलब नहीं है। इसलिए पी और एस टाइप के जो वेव हैं इनको बॉडी वेव बोलते हैं, ठीक है, बॉडी वेव। बॉडी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी एक बॉडी है और पृथ्वी के अंदर से जो ट्रैवल करेगा वो बॉडी वेव कहलाएंगी। और पी और एस पृथ्वी के अंदर ट्रैवल करती हैं, ठीक है। एस भी करती है लेकिन जहाँ पे लिक्विड होता है बस वहाँ से नहीं करती हैं, लेकिन कर तो रही है ना अंदर से, इसलिए पी और एस बॉडी वेव्स हैं, ठीक है। सरफेस वेव को बॉडी वेव नहीं कहा जाता, ठीक। चलो इतना सीख लिया। अब यहाँ पर 2 टर्म और आ रहे हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और ये अनुप्रस्थ तरंग। इनका क्या मतलब है? अनुदैर्ध्य का इंग्लिश होता है लॉन्गिट्यूडनल। देखिए समय लग रहा है साहब लो, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल इंग्लिश में, और अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक, ट्रांसवर्स। ये बहुत आसान है, अभी हम लोग समझेंगे इसको। पहले हम लोग ट्रांसवर्स को समझते हैं, अनुप्रस्थ को समझते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ए है, वेव यहाँ से चलना शुरू हुई और यहाँ तक आ जाती है। इसका मतलब वेव की डायरेक्शन कैसी हुई? ऐसे हुई, ठीक है। वेव की डायरेक्शन समझ में आया? इतना ठीक है। तो ऐसे ही वेव हम यहाँ पे बीच में बना दे रहे हैं, पतली सी लाइन खींच के, ठीक। अब देखिए, अगर ये वेव चलने की जो डायरेक्शन है, वेव की चलने की जो डायरेक्शन है, वेव के मॉलिक्यूल्स की चलने की जो डायरेक्शन है वो कुछ अगर इस तरीके से है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। इसका मतलब है वेव की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और वेव की डायरेक्शन से इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तक यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। ये वेव है,
ए मॉलिक्यूल्स यहाँ तक गए फिर नीचे आए, फिर यहाँ तक गए फिर यहाँ तक नीचे आए। तो ये समझ में आया, यानी वेव के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यदि ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ठीक है। वेव की डायरेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव जा रही है, आगे जा रही है, तो वेव की डायरेक्शन ऐसे हो गई, ठीक है। और वेव के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं वेव की डायरेक्शन के, तो इसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य। और ये बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। ये जो वेव्स होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है ना, ऊपर तक जाने में, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर तक जा रही है, तो यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और यहाँ पे एक शॉक वेव की तरह यहाँ पे पैटर्न है, ठीक है। तो ये पावरफुल होती हैं, यानी या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो हैं वो मोर पावरफुल होती हैं, ठीक है, बजाय ट्रांसवर्स के। इतना समझ में आया। इनका एग्जाम्पल है साउंड वेव्स का, ठीक है। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, एक छोर पर रस्सी बांध दो और दूसरे छोर पर रस्सी हाथ से पकड़ो और उसको झुलाओ, ठीक है। तो रस्सी का पैटर्न कैसे बनता है, ऐसे। ये क्या है, ये ट्रांसवर्स है, ठीक। और अगर कोई स्प्रिंग है आपके पास, स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में जो यहाँ पे वेव का पैटर्न जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। आप एक छोर पे उसको प्रेस कर, एक छोर पे उसको ब्लॉक करो, दूसरे छोर से उसको खींचो या फिर प्रेस करो, तो उसमें जो एनर्जी जनरेट होगी वो इस वेव्स के माध्यम से जनरेट होगी, लॉन्गिट्यूडिनल के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जाम्पल स्प्रिंग हो गया और अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव्स का जो एग्जाम्पल हो गया वो रस्सी हो गया, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ठीक है। और लाइट वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। क्लियर है, बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें सीख लिए। ये देखो पूरी कबड्डी खेल डाली, कोई नहीं 2 मिनट लगा, लेकिन यहाँ पे सारे सब समझ में आना चाहिए ना। यहाँ पे देखो अनुप्रस्थ अथवा गौण लिखा है, गौण क्यों लिखा है, क्योंकि ये लेस पावरफुल है, ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, चलिए फटाफट जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है प्राथमिक तरंगें यानी पी वेव्स को पी तरंगें भी कहा जाता है, ठीक है, सीख लिया। ए अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल भी होती हैं, ठीक है, तभी तो पी पावरफुल होती है ना, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल है। और ये ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं, बिल्कुल ध्वनि तरंगों का जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडिनल ही होता है। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट, अनुप्रस्थ या फिर ट्रांसवर्स अथवा गौण तरंगों को एस तरंगें या सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और ये लाइट वेव्स की भांति चलती हैं, तो लाइट वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक, ये भी सही है। चलिए तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। तीसरा पॉइंट कहाँ है, इधर है। पी तरंगें सिर्फ ठोस माध्यम में चल सकती हैं, तो ऐसा तो नहीं पढ़े, पी तो सबसे पावरफुल है, प्राइमरी है, तीनों मीडियम में चलती हैं, ठीक है, अभी सीखा हमने। जबकि एस तरंगें ठोस तरल, ये भी गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये भी गलत है। एस तरंगें जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलती हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्रैवल इन सॉलिड मीडियम, तो ये तो पॉइंट वहाँ गलत है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें, चलो आ जाओ 7 पे। इस फिगर को जल्दी से देखिए, ये दिख रहा है आपको, पी वेव्स को येलो कलर में दिखाया, एस वेव्स को ब्लैक में। चलिए इधर आइए। अब इस कोर के अंदर देखिए, कोर यहाँ पे 2 पार्ट में, ठीक है, सॉलिड इनर कोर और लिक्विड आउटर कोर, ठीक है। इस कोर के अंदर कौन सा आपको वेव्स ट्रैवल करती हुई दिखाई दे रही है, येलो कलर दिख रहा है ना, ये येलो कलर दिख रहा है, ये येलो कलर दिख रहा है, ठीक है। यानी लिक्विड मीडियम से और सॉलिड मीडियम में तो ये बही रही हैं, ठीक है, बही रही हैं, सॉरी पीला वाला। तो यहाँ पे आपने देखा कि पी वेव्स जो हैं वो यहाँ पे दोनों मीडियम दिख रहे हैं, ठीक है, और एयर में तो चली लेती हैं। और इस कोर के अंदर आप एस वेव्स नहीं देख रहे होंगे, काली लाइन नहीं देख रहे हैं ना, काली लाइन बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लिक्विड मीडियम है ना, लिक्विड मीडियम में एस वेव नहीं चलेंगी, लिक्विड मीडियम बार बार चल रही हैं, ठीक। कई बार ये भी पूछा जाता है पी वेव शैडो जोन, ये कुछ एरिया ऐसा है पृथ्वी के अंदर जहाँ पे पी वेव्स भी नहीं चल पाती हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं शैडो जोन, ठीक है। इसका कारण और कभी डिस्कस करेंगे, बहुत समय लग जाएगा नहीं तो। चलिए वापस चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक, यहाँ पे लिखा है इग्नियस रॉक परतदार होती हैं, परतदार को ये बोल रहे हैं इंग्लिश में यहाँ पे स्टार्टिफाइड लिखा है, ठीक है, स्टार्टिफाइड, ठीक। तथा इसमें जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले की चट्टानें कौन सी होती हैं, आइए सीधा फिगर पर देखते हैं, ठीक है, तब क्लियर। इधर देखिए रॉक साइकिल पर है, रॉक साइकिल समझिए, ये आपको वोल्केनो दिख रही है, ठीक है, अंदर से मैग्मा आ रहा है, ठीक है, बाहर आके लावा बन जाएगा, ठीक है, लावा बन जाएगा। मैग्मा और लावा में आपको फ़र्क पता होगा, ठीक है। मैग्मा यानी यदि पृथ्वी के अंदर ही चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है तो ठीक है, उसे मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। यदि मेल्टिंग मटेरियल अंदर है, पृथ्वी के अंदर ही है, तो उसे मैग्मा बोलेंगे। जब यदि बाहर आ जाएगा वोल्केनो के माध्यम से, इरप्शन के माध्यम से, ठीक है, तो उसे फिर लावा बोलते हैं, ठीक। यही लावा फिर यहाँ पर ठंडा होकर क्या हो जाएगा, कोई चट्टान बन जाएगी, और ऐसी चट्टान को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टान। क्लियर है। तो ये तो चट्टानें अभी अभी पैदा ही हुई हैं, बस ठंडे होने में जो समय लगा है वही लगा है। तो इसमें कहाँ से फॉसिल्स आ जाएंगे, इसमें कुछ जीवाश्म होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जीवाश्म यानी फॉसिल्स की मात्रा क्या रहेगी, 0, कुछ नहीं है इसमें फॉसिल्स, ठीक है। जीवाश्म तो इन पर तब होगा जब ये बहुत साल की हो जाएंगी, इन पर वनस्पति यानी फ्लोरा फोना की उत्पत्ति हो जाएगी, बड़े बड़े जंगल हो जाएंगे, ठीक है, उनसे पत्ते झड़ेंगे, उनकी जो डालियाँ होंगी वो गिरेंगी, वो सड़ेंगी, वो गलेंगी, जानवर आएंगे, जानवर मरेंगे, उनकी हड्डियाँ ज़मीन में दब जाएंगी, ठीक है, तब जाके ना कुछ प्रेशर और टेम्परेचर का अप्लाई होकर तब जाके फॉसिल्स बनेंगे, कि पहले ही बन जाएगा उत्पन्न होते ही। तो अब क्या याद रखना है,
याद क्या रखना है इसमें, तो हम लोगों ने समझ लिया ना, इग्नियस रॉक ये पहली स्टेज की रॉक्स होती हैं, ठीक है, ये प्राइमरी रॉक्स हैं, इनमें कोई फॉसेस नहीं होता। अगर एग्जांपल्स पूछा जाए तो ऐसी कौन से होते हैं, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, ठीक, जूम कर दें, बेसाल्ट और ग्रेनाइट अगर पूछा जाता है तो एक ऐसी रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक हैं, ठीक है, अग्नि चट्टान के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, पूछता है क्वेश्चन। इग्नियस रॉक के बाद बनती हैं चट्टानें कौन सी, सेडिमेंट्री, ठीक है, इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स के पहले सेडिमेंट्स तो चाहिए, सेडिमेंट्स समझ रहे हैं ना, सेडिमेंट्स, इन्हीं का इरोजन और वेदरिंग और इरोजन करा दो तो छोटे छोटे से जो ग्रेन्यूल्स होंगे ना, तो ये सेडिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस सेडिमेंट्स यहाँ पे दिख रहा है, सैंड, ग्रेवल्स वगैरह, ठीक है, यानी ये अवसाद इकट्ठा हो रहा, धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा, ठीक है। ज्योग्राफी में 1000 साल का भी टाइम बहुत कम होता है, ठीक, तो ये प्रोसेस चलता रहता है हज़ारों साल, लाखों साल। तो इन लाखों सालों में क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा, कॉम्पैक्शन हो रहा, सीमेंटेशन हो रहा, ठीक है। तब एक लेयर का अवसाद यहाँ पे आया होगा, उस पर प्रेशर अप्लाई हुआ होगा, वो दब गई होगी, ठीक है, फिर धीरे धीरे और ऊपर सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, ठीक है, उनका कंपोजिशन हुआ, उनका कॉम्पैक्शन हुआ, तो दूसरी लेयर बन गई। ऐसी समय के चलते चलते ऐसा होता रहा, ठीक है, और ये साइकिल चलती रहती है, तो बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ऐसे एग्जांपल्स क्या हैं, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। अगर पूछा जाए सैंडस्टोन और लाइमस्टोन कैसे रॉक्स की या फिर कैसे चट्टानों के उदाहरण है, तो बढ़िया से अवसादी लगा देना, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। और फिर कई लाखों साल बाद हीट और प्रेशर अप्लाई जब धीरे धीरे होता रहेगा इतने टाइम के दौरान, तो वो फिर बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कायांतरित चट्टानें, ठीक है। कायांतरित, क्या सही लिखा, कायांतरित लिख ही नहीं पा रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, गलती लिख दिया, कायांतरित, ठीक है, कायांतरित, इनको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहाँ पे हीट अप्लाई कर रहा हो, प्रेशर अप्लाई कर रहा हो, तो ये तो कहाँ है, तो अंदर चली जाएंगी, ठीक है, मतलब क्रस्ट में कुछ पोर्शन इनका नीचे भी रहेगा, मतलब मेंटल तक पहुँच जाएंगी ये चट्टानें। और मेंटल में जैसे पहुँची तो क्या हो जाएगा, फिर से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेल्ट होना शुरू हुआ तो फिर से वो लावा बनने लगेगा, ठीक है, मैग्मा बनने लगेगा, लावा नहीं, तो मैग्मा बनेगा। और जब यहाँ पे एक लिमिट के बाद मैग्मा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, एक जगह यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो फिर उसमें फिर एक दिन विस्फोट होगा। और विस्फोट कैसे दिखेगा आपको, वोल्केनो के माध्यम से, ठीक है, वोल्केनो के माध्यम से लावा बाहर आएगा, ठीक है, लावा ठंडा हो जाएगा, फिर इग्नियस बन जाएगी, ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है, ऐसे ही। तो मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित, यदि चट्टान के एग्जांपल पूछे तो यहाँ पे क्वार्ट्जाइट और मार्बल है, ठीक है। मार्बल और ग्रेनाइट में कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है, समझ आया, ये रॉक साइकिल समझ में आई। यानी मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टानें कभी सेडिमेंट्री हुआ करती थीं, सेडिमेंट्री रॉक्स कभी इग्नियस रॉक हुआ करती थी, ठीक है। इग्नियस रॉक्स कभी क्या हुआ करती थी, लावा हुआ करती थी, ठीक है, सॉरी मैग्मा हुआ करती थी। चलिए अब आगे बढ़ते। तो यहाँ पे आपने परतदार, आपने देखा ना, परतदार आपने जो चट्टानें पढ़ी हैं वो कौन सी पढ़ी हैं, सेडिमेंट्री भी परतदार होती हैं और मेटामॉर्फिक भी परतदार होती हैं। लेकिन इग्नियस परतदार कहाँ से हो जाएगी, ये तो अभी मैग्मा निकला, पूरा ठंडा हुआ है, तो कठोर पत्थर की तरह रहेगा बिल्कुल, इनमें परतें कहाँ बनेंगी, परतें तो यहाँ पे बन रही ना, जो हम लोगों ने यही समझा है, ठीक। इग्नियस रॉक में तो रवा होता है, ठीक है, रवे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक, ग्रेन्यूल्स, तो ये रवेदार होती हैं ना कि परतदार। अब अगर कोई पूछे सेडिमेंट्री में भैया ये होगा जीवाश्म कि नहीं होगा, तो बिल्कुल चिल्ला के बोलना, हाँ बहुत बहुत भयंकर होता है इसमें तो जीवाश्म, ठीक है। और इग्नियस के बारे में पूछा जाएगा तो बोल लेना भैया अभी उसको पहले चट्टान बंद तो जाने दो, फिर तो उस पर जीवाश्म पैदा करना, ठीक। चलिए, ये अभी तो वोल्केनो की कोक से निकली हैं, ठीक है। चलिए वापस तो जल्दी से पढ़ लीजिए। इग्नियस रॉक जो है परतदार होती हैं, सही लिखा है गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है, इसमें जीवाश्म या फॉसिल्स पाए जाते हैं, ये भी गलत लिखा है, मतलब ये पॉइंट भी गलत है इतना और इतना भी गलत है, पूरा गलत, ठीक। दूसरा पढ़ो, अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक जो है वो रवेदार होती हैं। रवेदार तो ये होती है ना भाई, ये थोड़ी ना होती हैं, यानी यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ठीक है, अवसादी को परतदार मिलाना था और अग्नि को रवेदार मिलाना था, तब सही हो जाता। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी तो गलत है, यानी ये दूसरा जो पार्ट है, तथा इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें तो पाए जाते हैं लेकिन इसमें लिख रहा नहीं पाए जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ठीक है, अग्नि का यहाँ पे लिख दिया, अवसादी का उसमें लिख दिया, दोनों ही गलत है यहाँ पे, ना तो 1 ना तो 2, ठीक। चलो आगे चलो, 8वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ यानी क्लाउड प्रायः साफ मौसम की सूचना देता है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं। तो साफ मौसम की जो सूचना देता है वो है कुमुलस क्लाउड्स, कपासी मेघ, ठीक। इस फिगर को देखिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिए ये हाइट के हिसाब से भी पूछता है, ठीक है, जैसे सीरस है, सीरोकुमुलस है, सीरोस्टेटस है। देखो जो इस सीरो के नाम से जो है, सीरो के नाम से जिसमें CIRR लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, ये सबसे ऊंचे वाले होते हैं, ठीक है, ये हाई लेवल पे स्थित होते हैं, 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की हाइट पे, ठीक। उसके नीचे आइए तो अल्टो कुमुलस मिलेगा आपको, अल्टो स्टेटस मिलेगा। हिंदी में देख लेना, ठीक है, अब हिंदी में सबके नाम नहीं, बहुत कठिन है इसके, बादलों के हिंदी में नाम बहुत कठिन है। तो जिसमें ऑल्टो लिखा हुआ है, ऑल्टो यानी आप मिड लेवल से इसको याद कर लो, ठीक है, 2 से 6 किलोमीटर की हाइट पे, ठीक। और सबसे नीचे वाले जिसमें ये बारिश होती हैं इन बादलों में, सबसे ज़्यादा बारिश कौन से बादल में होती हैं, निम्बो स्टेटस में, ठीक है, निम्बो स्टेटस में, ये बादलों के लिए बारिश के लिए जाना जाता है, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन पूछा है, साफ मौसम का जो इंडिकेशन देता है वो है कुमुलस, ठीक है, यानी कपासी मेघ, कपासी मेघ, ठीक। और ये कम हाइट पे ही होते हैं, ये 2 किलोमीटर या फिर उससे नीचे तक पाए जाते हैं, ठीक है। चलें आगे, तो आंसर हो गया डी। चलिए नवा क्वेश्चन देखिए, चलिए नवा क्वेश्चन आइए, अवसादी चट्टान, अभी जस्ट पढ़े हो ना, अब देखो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोगों ने वहाँ पर टाइम दिया तो यहाँ पे आसान हो जाएगा। अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के रूपांतरण से बनी,
यानी मेटामॉर्फिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। कायांतरित को रूपांतरित भी बोलते हैं। से बनी सेलों की सूचियों पर मिलान करना है, ठीक है। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, बलुआ पत्थर को क्या बोलते हैं, सैंडस्टोन, चूना पत्थर को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। और सैंडस्टोन और लाइमस्टोन आपने अभी देखा ये कैसे चट्टान है, अवसादी चट्टान। तो खैर यहाँ पे जो सूची दी है वो तो अवसादी चट्टान की दी है। और यहाँ से जो कायांतरित हो रही हैं तो ये पूछ रहा है कि जो क्वार्टजाइट जो बनता है वो बलुआ पत्थर से ही बनता है या फिर किसी और से बनता है, ठीक है। संगमरमर यानी मार्बल, आपने मेटामॉर्फिक की 2 एग्जाम्पल वहाँ पे पढ़े फिगर में, रॉक साइकिल में क्वार्टजाइट लिखा था और दूसरा मार्बल लिखा था, ठीक है। तो एक ये लिखा था और एक ये लिखा था। तो आपको याद रख लेना है कि सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट्स बनता है, ठीक है, सही मैच है। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, ये भी याद रख लेना है, ठीक है। सेल जो है, सेल को इंग्लिश में भी SHELL सेल ही बोलते हैं, ठीक। सेल ये क्या है, अवसादी चट्टान, इसको ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। सेल का जो रूपांतरण होता है या फिर कायांतरित होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक। तो स्लेट को भी याद रखना, ये भी मेटामॉर्फिक चट्टान है, ठीक। बाकी ये दोनों तो जानती हैं ये मेटामॉर्फिक है। तो यहाँ पे तीनों मैच हैं, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए 9 हो गया, सॉरी। आइए 10वां जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आप लोग पढ़े होंगे इसको। ओजोस देल सलादो कहाँ पे, अर्जेंटीना चिली में, बिल्कुल सही मैच है। किलिमंजारो तंजानिया में, बिल्कुल सही मैच है। माउंट रेनियर अभी UPPCS में पूछा, UPPCS 2021 में पूछा 24 अक्टूबर को। माउंट रेनियर कहाँ पर, ये USA का है, ठीक है। इक्वाडोर का नहीं है, USA का है, ठीक। माउंट एटना सिसिली इटली, सब लोग जानते हैं, ये भी करेक्ट है। यानी यहाँ पे तीसरा गलत है, बाकी 1 to 4 करेक्ट हैं, 1 to 4 करेक्ट हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस फिगर को देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। किलिमंजारो आपको दिख रहा, ये कहाँ पे, तंजानिया में, ठीक है, तंजानिया। चलिए इस फिगर को देखिए, ऑप्शन में क्या क्या था, ओजोस देल सलादो था, ये कहाँ पे, ये आपको अर्जेंटीना चिली, ये चिली है, ठीक है, ये अर्जेंटीना। तो आपको ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे दिख रहा है ओजोस देल सलादो, भूलोगे तो नहीं। अकानकागुआ वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंटीना, ठीक है। बाकी कोटोपैक्सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा पूछा जाता है, ठीक। माउंट एटना ऑप्शन में था, माउंट एटना आपको दिख रहा है, ये कहाँ पे, इटली में, ठीक है। इटली का एक आइलैंड है सिसिली, ठीक है, सिसिली, ये मेडिटेरियन सी में आपको दिख जाएगा। इसी सिसिली द्वीप पे ये माउंटेन है, ठीक है, माउंट एटना, ठीक। यहाँ पे एक बहुत फेमस यहाँ पे है और जिसे लाइट हाउस ऑफ एशिया बोलते हैं, उसका नाम बताएंगे, माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक है, इसको भी याद रखना। चलिए वापस चलते हैं। और यहाँ पे माउंट रेनियर की लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है फिगर में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माउंट रेनियर। ये बहुत खूबसूरत ये वोल्केनो है, मतलब वोल्केनो भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि ऊपर बर्फ़ से ढकी रहती है। चलिए देखते हैं उसको। ये दिख रहा, ये माउंट रेनियर है, ठीक है। चलिए, और ये कहाँ पे, USA में, माउंट रेनियर, ठीक। अगर ये पूछ ले आइस कैप वाला कौन सा वोल्केनो, ये एक्टिव वोल्केनो भी है, ठीक है, माउंट रेनियर एक्टिव वोल्केनो, और इसके ऊपर आइस कैप है पूरा, आपको दिख रहा ना, आपको दिख रहा पूरा आइस कैप है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है पूरा वोल्केनो का माउथ जो है, ठीक। चलिए देखो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं, माउंट एडम्स दिख रहा है, ठीक है, सेंट हेलेंस दिख रहा है और माउंट रेनियर, जो लगभग एक ही जैसे हैं, ठीक है, जिनके वोल्केनो माउथ पे आइस कैप है, ठीक। तो याद रखना ये तीनों के तीनों USA के हैं, ठीक। तो ये हो गया ना, अब माउंट रेनियर आपने देखा USA का। चल आइए 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप, कौन से आइलैंड ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया यानी वोल्केनिक एक्टिविटी या वोल्केनिक प्रोसेस के जो उदाहरण हैं। आप कई बार MCQs में पढ़ते रहते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव जो द्वीप हैं ये कोरल के रीफ हैं, ठीक है, कोरल से बने हुए हैं, ठीक। मॉरिशस और रीयूनियन जो द्वीप है ये वोल्केनिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो मॉरिशस और रीयूनियन आपको याद रखना है, तीसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये कहाँ पे, रीयूनियन दिख रहे हैं, आइए इधर आइए, थोड़ा सा दिख रहा है, मैप कट गया उसके लिए माफ़ी, बट आप समझ लेंगे, ठीक। मैं आपको हिंद महासागर में ले चल रहा हूँ, इंडियन ओशियन है, ठीक। रीयूनियन आपको REU दिख रहा होगा, ये रीयूनियन द्वीप लिखा है, ठीक है, फ्रांस के कब्जे में है, ठीक है, फ्रांस के आधिपत्य में है। तो रीयूनियन याद रखना, लोकेशन में यहाँ पे आप ध्यान रखना। मॉरिशस जस्ट ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो मॉरिशस के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, मैं बस रीयूनियन के लिए आपको दिखाना यहाँ पे चाह रहा था, ठीक है। आंसर सी हो गया। चलिए आगे आइए, 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं ठंडी होती हैं। पहला स्टेटमेंट ये सही है कि गलत है, आप लोग खुद से ऑब्जर्व कीजिए। ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। पोल के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो जोन है ये फ्रीजिड जोन रहता है, ठीक। तो फ्रीजिड जोन से इक्वेटर की तरफ जो धाराएं आएंगी वो कोल्ड रहेंगी या वार्म रहेंगी, वो कोल्ड धाराएं रहेंगी, ठीक है, कोल्ड वेव्स रहेंगी या कोल्ड करंट रहेंगी।
ऐसे यहाँ पे भी सीन रहेगा, ठीक है। साउथ पोल से जो इक्वेटर की तरफ आएंगी या फिर फ्रिजिड जोन से इक्वेटर की तरफ आएंगी वो कोल्ड करंट रहेंगी, ठीक है। और इक्वेटर से ऊपर 5 डिग्री 10 डिग्री 23.5 डिग्री तक ले लीजिए, और नीचे भी साउथ की तरफ भी ले लीजिए, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो जोन है 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ, यानी ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जोन, इसे क्या बोलते हैं, इसे ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस जोन की खास बात क्या है, यहाँ पे रेज जो हैं, सन की रेज जो है वो परपेंडिकुलर ओवरहेड होती हैं, ठीक है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है, इस जोन में। तो इस जोन से जो भी करंट बहेंगी पोल की तरफ वो कैसी रहेंगी, वो बार में करंट रहेंगी, ठीक है, वो बार में करंट रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आप स्टेटमेंट पढ़िए। इक्वेटर से ध्रुवों की ओर प्रभावित जो हो रही हैं धाराएं वो ठंडी है बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, इक्वेटर से पोल की तरफ बार में करंट होती हैं, ठीक, तो ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होने वाली धाराएं गर्म होती हैं, उल्टा लिख दिया एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, तो दोनों गलत है यहाँ पे, ठीक, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। पोल से इक्वेटर की तरफ जो धाराएं बहेंगी वो कोल्ड करंट, इक्वेटर से जो पोल की तरफ बहेंगी वो वार्म करंट, ठीक है। ये बात जान लीजिए आप लोग, ग्लोब पे जितना भी वाटर है वो पूरा सर्कुलेट होता है, नॉर्थ पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से साउथ पोल, ये पूरा सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। साउथ पोल का वाटर एक समय बाद वो नॉर्थ पोल पे आ जाएगा, नॉर्थ पोल का वाटर जो है वो एक समय साउथ पोल पे आ जाएगा, ठीक है। ये साइकिल चलती रहती है करंट के माध्यम से। चलिए आगे करिए, तीसरा नहीं सॉरी 13वां क्वेश्चन कीजिए। सागरी जल यानी ओशियनिक वाटर की बात कर रहे हैं, लवणता यानी सैलिनिटी। ओशियनिक वाटर की लवणता में सबसे अधिक प्रतिशत किस लवण का होता है। आपको पता है कि सैलिनिटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, ठीक है। टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है टेम्परेचर और सैलिनिटी में। पहली चीज़, ओशियनिक वाटर जो है वो सॉल्टी होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, सॉल्टी होता है यानी सॉल्ट होते हैं उसमें। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो सॉल्ट होते हैं इसमें से कौन सा सॉल्ट सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है, ये NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका परसेंटेज यदि आप जानेंगे तो 77% लगभग होता है, ठीक है, NaCl का, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, तो पहले ही यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकंड मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी क्लोराइड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उसके बाद फिर सल्फेट वगैरह आता है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे अधिक पूछा है तो बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आगे चलें, अगर इसकी परसेंटेज जानना चाहते तो ये लगभग 10% रहता है, ठीक। आइए आगे आइए 14 देखिए, मेंटल मुक्ता बना होता है। मेंटल आप समझ रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी के 3 भाग हैं, मेजरली अर्थ क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, और फिर सबसे अंदर कौन, कोर, ठीक है। कोर के भी 2 पार्ट होते हैं, लिक्विड स्टेट वाला कोर अलग है और सॉलिड स्टेट वाला कोर अलग है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट किससे बना है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है। SI का मतलब यहाँ पे सिलिका है, AL से मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम है, सिलिका, मैग्नीशियम और निकल और फेरस, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये कोर में होता है, ठीक। कोर में, कोर हाईली मैग्नेटाइज क्यों है, इसी की वजह से, फेरिक जो एलिमेंट है, ठीक, इसी की वजह से। सियाल कहाँ पे होता है, ये क्रस्ट में होता है, ठीक। और सीमा कहाँ पे होता है, ये मेंटल में होता है, ठीक है। मेंटल सीमा से बना हुआ है, तो यहाँ पे मेंटल पूछा है तो सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम पहला ऑप्शन, ठीक। और निकल और फेरिक जो एलिमेंट है, फेरस है, आप लोग जानते हैं इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोर जो है वो हाईली डेंस जोन है, ठीक। अगर आप डेंसिटी का यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे तो यहाँ पे Cl सीमा की डेंसिटी कम रहेगी, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक, डेंसिटी में। चलिए आगे देखिए 15 देखिए, पृथ्वी पर उड़ने वाले पक्षियों का आविर्भाव किस काल में माना जाता है। काल यानी यहाँ पे एरा पूछ रहे हैं, आप देखा होगा, आपने टाइम स्केल देखा होगा एरा का, उसमें बहुत सारी मेजर एक्टिविटी हुई हैं, वो भी देख लेने एक बार, ठीक है। मैंने दृष्टि PPCS में दिखाया था आप लोगों को, ठीक। तो ये जो एक्टिविटी हुई उड़ने वाले पक्षियों का जो आविर्भाव हुआ, यानी पक्षी उड़ना चालू कब किए थे, प्लेस्टोसीन एरा में, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक। चलिए 16वां देखिए, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, इसे पेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, पेडोलॉजी। 17वां क्वेश्चन देखिए, देखो इस क्वेश्चन में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलने वाली है। सर्वाधिक उपजाऊ यानी फर्टाइल और भुरभुरी मिट्टी है, ठीक है, भुरभुरी यानी ब्रिटल, यह छोटी घास वाली स्टेपी मैदान में पाई जाती है, ठीक। ह्यूमस की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है, निम्नलिखित में से यह मिट्टी कौन सी है। यहाँ पे विशेषताएं उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया है, पूछा कौन सी मिट्टी है, तो ऐसी मिट्टी का नाम है चेरनोजेम मिट्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खास इसकी बातें क्या है, ये हाईली फर्टाइल है, ठीक है, ये ह्यूमस में यहाँ पे इसमें रिचनेस रहती है, ठीक है, ह्यूमस रिचनेस ये मिट्टी है। और ह्यूमस किसी मिट्टी में कब ज़्यादा होती है, जब उसकी मॉइस्चर रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, मॉइस्चर यानी नमी, मॉइस्चर रिटेंशन पावर या मॉइस्चर स्टोरेज पावर ज़्यादा रहती है, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा रहती है। और आप सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मिट्टी ह्यूमस में ज़्यादा है वो फर्टाइल ज़्यादा है, ठीक है। और आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको कनाडा में मिलेगा, ठीक है, चेरनोजेम मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कनाडा में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। आगे चलें, चलिए 18 देखिए, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों को क्या कहते हैं। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, सदाहरित यानी एवरग्रीन और फॉरेस्ट। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, फॉरेस्ट,
ठीक। पम्पास के बारे में आपको पता है, ये ग्रासलैंड है, ठीक है, ग्रासलैंड। सवाना क्या है? ग्रासलैंड। यहाँ पे भी पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट की तरह नहीं है, ये बहुत बिखरे बिखरे हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर हैं, इसलिए ये फॉरेस्ट की तरह रिजेंबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये छोटे और हाइट में भी बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो ये सवाना ग्रासलैंड तो है, लेकिन यहाँ पे पेड़ भी पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत दूर दूरी पे हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉरेस्ट की तरह रिजेंबल नहीं होते, तो इसे फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे। डाउन्स आपको पता है ये भी ग्रासलैंड है, ठीक है। सेल्वास जो हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ठीक। सेल्वास कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है, वो तो क्वेश्चन में ये लोग बता ही रहे, ठीक। इनको ट्रॉपिकल, इनको उष्णकटिबंधीय क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये लाई कर रहे होंगे कहाँ पे? ये कहाँ पे लाई कर रहे होंगे? ये कर्क रेखा से मकर रेखा पे लाई कर रहे होंगे, ठीक है। इनका जो जोन होगा वो उसी के बीच में कहीं आ रहा होगा, वो भी मैप पे देखेंगे, इसलिए ट्रॉपिकल हो गए वो, ठीक। सदाहरित क्यों बोला जा रहा है इनको? सदाहरित का मतलब वो हमेशा कैसे रहते हैं? वो हमेशा हरे रहते हैं। तो ये सही है या गलत है स्टेटमेंट? अगर इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि इनकी पत्तियां कभी पीली पड़ती नहीं हैं, इनकी पत्तियां कभी झड़ती नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सदाहरित वनों की भी पत्तियां झड़ती हैं, ऐसा प्रकृति में, ऐसा पृथ्वी पे कोई भी पेड़ नहीं है जिसकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या होता है? यहाँ पे 80-20 का रेशियो चलता रहता है, ठीक है। 20% पत्तियाँ जो हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की वो पीली पड़ती हैं और नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। 80% जो पत्तियाँ हैं वो हमेशा ग्रीन रहती हैं, ठीक है। इसलिए ओवरऑल जो पेड़ है वो ग्रीन ही दिखता है, ठीक है, ग्रीन ही दिखता है। और ये 20% और 80% की साइकिल ऐसे रिपीट होती रहती है। जब इनमें 20% जो झड़ गई थी पत्तियाँ, इनमें अब नए पत्ते आ जाएंगे, ठीक है। और फिर बाकी 80% में 20% फिर सूख जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी 80 हो जाएगा और दूसरा वाला 20% सूख जाएगा, ठीक है। तो ये चलता रहता है और ओवरऑल आपको पेड़ कैसा दिखेगा? ग्रीन दिखेगा, इसलिए वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चलते हैं। देखो पम्पास के बारे में आप लोग जान लीजिए। यहाँ पे ये कहाँ पे? ये अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में। और ये ग्रासलैंड है, ठीक, ग्रासलैंड है। ये आपको डैश 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 करके लाइन दिख रही है, ये कौन सी लाइन है? ये मकर रेखा है, ठीक है, 37 डिग्री साउथ, ठीक है, साउथ, ठीक। और पम्पास लाई कहाँ पे कर रहा है? 23.5 साउथ के नीचे, साउथ में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको ट्रॉपिकल बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे इसको ट्रॉपिकल, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन से बाहर आ गया है, ठीक। ट्रॉपिकल जोन तो उसको बोलेंगे जो इसके अंदर होगा, ठीक है। इसलिए पम्पास क्या है? टेम्परेट है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। समझ में आया? टेम्परेट ग्रासलैंड यानी शीतोष्ण घास के मैदान है। समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन में जो पूछा था वो सेल्वास था, ठीक है। ये सेल्वास आपको दिख रहा है, और जूम कर दें, सेल्वास। और ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही थी, ये क्या है? इक्वेटर, ठीक है। ये मकर रेखा और ये इक्वेटर, अभी इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और इसकी पोजीशन जो है वो कहीं यहाँ पे कर रही है, ठीक है, यहाँ पे कर रही है, इसलिए ये ट्रॉपिकल जोन में है। तो सेल्वास के लिए क्या बोला गया था? उष्णकटिबंधीय एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन वो आप लोग समझ गए, ये हाईली रेनफॉल वाला रीजन है, ठीक है। तो इसको रेन फॉरेस्ट ही बोलते हैं सेल्वास को। और यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट हैं इस वाले जोन में, ये सारे के सारे रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे आइए। तो पम्पास आपने देखा, ठीक है, कहाँ पे? ये अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। सवाना कहाँ पे? ये सहारा में, ठीक है, सहारा डेजर्ट में। डाउन्स कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। ऐसे ही एक बेल्ट्स भी है, ठीक है, बेल्ट्स भी याद रखना, ये साउथ अफ्रीका में, ठीक है। सेल्वास आपने देखा ही है, ये कहाँ पे? ये ब्राज़ील में, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर डी हो गया, ठीक है। 19 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल रेन के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, AGI इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। कई बार आप इसको पढ़ते रहते होंगे। चलिए 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी? यहाँ पे कोल्ड करंट है, ठीक है, कोल्ड विंड है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, सामल तो अभी UPPSS में पूछा, 24 अक्टूबर को पूछा, ये कहाँ पे बहने वाली हवा है? ईरान में है, ठीक है। ये अफ्रीका की है, ठीक है, अफ्रीका की। पूना जो बहती है वो एंडीज माउंटेन पे बहती है, ठीक है। और ब्लैक रोलर जो है वो USA की। ये चीज़ हमने देखा, जगह देखा पहले। तो एक क्वेश्चन पूछा था अभी PCS में, ब्रिक फील्डर, याद आ रहा? ब्रिक फील्डर ये कहाँ पे थी? ये ऑस्ट्रेलिया में थी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। सिरको तो डेजर्ट से स्टार्ट ही होती है, तो ये ठंडी होगी कि गर्म होगी? गर्म होगी, ठीक है, गर्म होगी सिरको। सामल ईरान के डेजर्ट से स्टार्ट होती है, तो ये कहाँ, ये भी कैसी होगी? कोल्ड होगी कि गर्म होगी? ये भी गर्म होगी, ठीक है। ब्लैक रोलर ये भी गर्म है, ठीक। पूना जो है वो ठंडी है, पूना ठंडी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट। और सिरको के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ये रेत को बहा के लाती है साथ में, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक होती है। इसमें आपको देखिए जल्दी से, क्वेश्चन में क्या पूछा था? आपको सिरको पूछा था, ठीक है। सारा डेजर्ट से यहाँ पे स्टार्ट हुई, ये गर्म है, ठीक है। जो आसमानी कलर से हैं वो ठंडी हैं और जो रेड कलर से हैं वो गर्म है, ठीक है। चिनूक के बारे में अक्सर पूछा जाता है। जोंडा वेरी इंपॉर्टेंट, चिनूक वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्रियल वेरी इंपॉर्टेंट, बोरा वेरी इंपॉर्टेंट, फान वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा है ना, हरमटन को डॉक्टर विंड से बोलता है, डॉक्टर विंड, कई बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक और ऐड कर लीजिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग देख लेना इसको। चलिए, ठीक है, 20 हो गया। चलिए 21 देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा है
कि ये सॉल्टी बॉडी पूछ रहा है या फिर फ्रेश वाटर की पूछ रहा है। एक कुछ भी नहीं लिखा है सब, ना तो सॉल्टी लिखा है ना फ्रेश लिखा है। तो एरिया वाइज जल्दी से बता दीजिए। तो एरिया वाइज कौन सी है? कैस्पियन सागर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बेकाल झील कहाँ पे? रूस में। ठीक, रसिया में। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, टिटिकाका लेक के बारे में क्या पढ़े हैं? टिटिकाका लेक कहाँ पे? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है। ठीक है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है? ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। नेविगेबल समझ रहे हैं? नेविगेबल लेक यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर जहाज चला सकते हो। ठीक है, इस लेक में। विक्टोरिया लेक के बारे में हम लोग पहले दूसरे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है आफ्टर सुपीरियर लेक ऑफ यूएसए। ठीक है, चलिए फिर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर जल्दी।